अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही है। वालेकुम जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। जज़ाक। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स तक किया था। एम आई राइट? हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कर लिए थे, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। डिस्कस। आई थिंक कर लिया सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अब तक जो कुछ पढ़ा है उस सबका, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि बेसिकली अगर किसी को कंसोल पे स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज दिखाना हो तो हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट के फंक्शन को हम जो है बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग इनपुट देते हैं या कोई नंबर, और जो है वो एज ए मैसेज जो है कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। देन हमने ये देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग, नंबर, इनके लिए वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्रिएट करना और उसमें वैल्यू असाइन किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे नंबर्स के ऊपर, जिनमें से जो है कुछ फैमिलियर ऑपरेटर्स थे जिनको बेसिकली उन्होंने क्लासिफाई किया फैमिलियर ऑपरेटर्स में, जो कि अरिथमेटिक, जनरल पर्पस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर हमने ये देखा था कि कौन से वेरिएबल नेम्स लीगल और कौन से इलीगल होते हैं, क्या जो है एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा और क्या एक वेरिएबल नेम वैलिड नहीं होगा। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हमने मॉड्यूलो देखा था, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू देखा था। हमने ये देखा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर जो है अगर जो है चेन ऑफ ऑपरेशंस हो तो उनमें एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही होती है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। उसकी प्रेसिडेंस सेट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये देखा था कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए या स्ट्रिंग को किसी दूसरे डेटा टाइप, नंबर, बूलियन से जोड़ने के लिए हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर जो कि प्लस का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉन्केटेनेशन सिर्फ दो स्ट्रिंग्स की होती है, तो अगर कोई दूसरी डेटा टाइप है तो हमें पहले उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग में, और देन जो है हम स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर जो है वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट नहीं हो सकता। तो या तो इसको str के अंदर पास करके कॉन्केटेनेट करें या इसको डबल कोट्स में इंक्लूड करके स्ट्रिंग बनाएं। फिर हमने इफ एल्स पढ़े थे। इफ और एल्स बहुत सिंपल होते हैं, जहाँ जैसे हम बेसिकली कोई कंडीशनल बात करते हैं कि अगर कोई एक जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो तो एक काम करना, वरना दूसरा काम करना। तो इस सिचुएशन में जब हम कोई एक कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके अंदर जो डिफाइन किया गया है इस स्कोप के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। और स्कोप क्या डिफाइन करता है? कॉलन के बाद जितनी लाइंस जो है वो एक लेवल इंडेंटेड टू द राइट होंगी वो सारी इस इफ का पार्ट। तो इफ की कंडीशन ट्रू होने के ऊपर आपको जो है बेसिकली जो भी काम करने हैं वो इफ के कॉलन, इफ स्टेटमेंट के कॉलन के बाद एक लेवल इंडेंटेड राइट करने हैं। इफ कंडीशन ट्रू होगी तो वो सारे काम हो जाएंगे, और
अदरवाइज वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स। एल्स इफ के लिए जो है वो बेसिकली इंडेंट लेवल के ऊपर होता है, और एल्स के अंदर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो कि जो है एल्स से वन लेवल इंडेंटेड टुवर्ड्स द राइट होने चाहिए। वो जितने स्टेटमेंट होंगे, अगर इफ कंडीशन फॉल्स थी तो एल्स के सारे कंडीशन जो सॉरी स्टेटमेंट्स हैं वो अनकंडीशनली बगैर कोई कंडीशन चेक हुए चल जाएंगे। इसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिकली इफ के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनमें जो है कंपैरिजन जो है किसी भी दो एंटिटीज में हम क्या कर सकते हैं, क्या वो बराबर हैं इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का क्या वो बराबर नहीं है, हम ग्रेटर देन का कर सकते हैं, क्या एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, एक वैल्यू दूसरी से छोटी है, क्या कोई एक वैल्यू दूसरी के बराबर या बड़ी है, या जो है वो दूसरी से छोटी या बराबर है। तो इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, आवाज सबको क्लियर नहीं है या सिर्फ शाहिद साहब की तरफ इशू है? सर क्लियर है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। शाहिद साहब आपके एंड पे कुछ नेट का इशू हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई भी अगर सवाल है तो रेज कर दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लास्ट टाइम वालेकुम हमने अस्सलाम। जो इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी और इक्वल्स टू का जो नोटेशन थी वो हमने पढ़ी थी। ग्रेटर टू एंड जो बाकी थी वो हमने मेरे ख्याल है लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक ही, वो आपको याद होगा, टॉपिक पढ़ा था वो ब्रेड वाइफ और ब्रेड वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमने ग्रेटर का जो नोटेशंस थी, लेस देन का नोटेशंस, और बाकी जो आपने दो तीन बताई हैं वो हमने नहीं पढ़ी थी। बिल्कुल ठीक वो है, इधर देखिए खुद पढ़नी थी बेसिकली ये। जी नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इक्वालिटी की प्रैक्टिस की थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर इशू है तो आप बता दें, हम उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अदरवाइज लेफ्ट वाली साइड जो है दूसरी वाली साइड से, राइट वाली साइड से कंपेयर हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, चलें ऐसे लिखते हैं। एक वेरिएबल है, इस ऑपरेटर का क्या मतलब है अगर ये इफ के साथ लिखता है? हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी से छोटी है तो इफ के अंदर जो भी काम है वो सारे कर दो। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट टू राइट पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी को देख लें तो हम ये लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, क्या ए बी के बराबर है, या अगर इनइक्वालिटी है क्या ए बी के बराबर नहीं है, क्या ए बी से बड़ा है या बराबर है, क्या ए बी से छोटा है या बराबर है। तो ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि मेरा ख्याल था कि हमें ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ज़रूरत महसूस करें तो बता दें, हम जो है कोई छोटी सी प्रैक्टिस कर ले। नहीं सर ठीक है बस। सर स्ट्रिंग के हवाले से बता दीजिएगा। इंटीजर में तो पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स को कंपैरिजन ग्रेटर और लेसर का किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में किस तरीके से सर लेसर और ग्रेटर का किया जा सकता है, काइंडली ये बता दीजिएगा। अच्छा, स्ट्रिंग की जो है ना लेसर और ग्रेटर जो है ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि जो है बहुत सिंपल हो।
स्ट्रिंग में यूजुअली हम जो है लेस देन और ग्रेटर देन के चेक्स लगाते नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में जो है वो बेसिकली लोकली बेस्ड, यानी जो हम ये कहें कि लैंग्वेज बेस्ड जो है, किसी के पास एक और है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। तो लैंग्वेज बेस्ड जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन स्मॉल है, क्या कहेंगे हम इसको? अगर मैं आस्की में बात करूं तो स्मॉलर है। आई थिंक आस्की कोड। जी 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 बिल्कुल, कि ए कैपिटल ए 65 है और स्मॉल ए आई थिंक 96 या 97 है। तो इन सिचुएशंस के लिहाज से अब जो है कि दूसरी फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त कीबोर्ड अगर जर्मन सिलेक्टेड है या जो है उर्दू सिलेक्टेड है या अरबिक सिलेक्टेड है, तो मैं अलिफ को क्या कहूँगा, वो बे से छोटा है या बड़ा है? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चूंकि लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन नहीं होती, तो आपको रिजल्ट जो है कुछ जो है अनप्रेडिक्टेबल मिल सकता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए जो है हम ये करते हैं कि बेसिकली अपना ही कुछ कंपैरिजन मैकेनिज्म बनाते हैं और वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। डायरेक्टली हम स्ट्रिंग के ऊपर ग्रेटर देन और लेस देन के चेक्स नहीं लगाते। स्ट्रिंग्स हम ये चेक करते हैं क्या वो बराबर हैं, या यूजुअली हम उनकी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो सर इसमें जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस थे उसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं चाह रहा था कि हम डिस्कस कर लेते, ऑल्दो कि ये मेरे एंड पे क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे श्योरिटी चाह रहा था कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक क्वेश्चन था हमारा एज वाला, एज इक्वल्स टू 10, एज इक्वल्स टू 25 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें अगर हम दो तीन प्रिंट्स को देखें, एज इक्वल्स टू 10, देन हमने उसको चेंज कर दिया एज इक्वल्स टू 25 एंड देन एज इक्वल्स टू 15, और हमने उसको तीन चार जगह पे प्रिंट आउट इसके लिए। तो जो कर्सर हमारे पास चलेगा जब हम 15 को जब एंड वाली 15 को हमने लास्ट ले आपने बताया था कि उसकी लोकेशन सेव हो जाती हैं, अगर वो लोकेशन सेव हो जाती हैं तो हर जगह पे जब हम एक दफ़ा रन करेंगे तो वो तो नॉर्मल प्रिंट होगा, लेकिन हम जब दूसरी दफ़ा रन करना चाहेंगे तो अगर लोकेशन सेव हो जाती है तो वो रिकॉल होना चाहिए फॉर ऑल स्पेसेस, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ वो प्रिंट आउट लिखा हुआ है तो वहाँ वो एज को 15 ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑल्दो मुझे समझ आ रही है कि वहाँ 10-10 आएगा, तो इसका क्या लॉजिक यही है कि जो हमारी कंपाइल होती है वो लाइन बाय लाइन होती है या इसकी कॉल लॉजिक है? देखिए मैं जब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे स्टेटमेंट्स तो नए सिरे से एग्जीक्यूट होंगे ना। तो अगर मैंने इनपुट लिया है तो कोई चीज़ स्टोर होने के बजाय नई जो मैंने इनपुट वैल्यू ली है वो आके स्टोर हो जाएगी, तो प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होगा, ना कि पिछली एग्जीक्यूशन की इनपुट वैल्यू के ऊपर चल रहा होगा। क्या मैं सही समझा आपका सवाल, या आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? सर ऑलमोस्ट तकरीबन ठीक ही है सर। एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हमारी जो लैंग्वेज है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि हमने किसी स्टेज पे ये पढ़ा था कि हमारी दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं, एक इंटरप्रेटर है और दूसरी पता नहीं शायद कमांड टू कमांड थी, कि एक साथ जब एक दफ़ा सारी एग्जीक्यूट हुई थी देन वी विल फाइंड कंपाइल्ड होती कंपाइल्ड। है, जी सो इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड। जी इंटरप्रेटर और कंपाइल। सो जब एक दफ़ा पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है देन हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो उससे उस केस में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि लाइन बाय लाइन होते हैं या हम कंपाइल्ड की फॉर्म में आते हैं? देखिए इंटरप्रेटर्स जितने हैं ना वो आप जो है बेसिकली नोवाइसेस हैं जिनके लिए ये पहली दफ़ा है, क्योंकि ये कंपाइलर का कोर्स नहीं है। अदरवाइज एक नया जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, नया तो नहीं है, आपसे 20 साल पहले आ गया था, जेट का जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इंटरप्रेटर्स में यूज होती है, वो जो है बेसिकली प्रिडिक्टिव मॉडल्स पे काम कर रहा होता है। तो वो एक बजाय सिंगल लाइन के ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो पहले प्री कंपाइल कर लेता है, लेकिन स्टिल आसानी के लिए हम ये कहेंगे कि जो है वो लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में कंपाइल हो रहा होता है। राइट सर। अच्छा सर, दूसरा एक ये था कि मैंने एक जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट थी उस पे इफ इक्वल्स इक्वल्स टू 1 और कॉलन लगता था, जब वो कॉलन लगा रहे हैं तो उस पर कोई
एरर शो हो रहा है, आई डोंट नो कि वो किस वजह से है। एरर शो नहीं होना चाहिए। इफ के बाद कॉलन हमेशा लगता है, आप बुक में भी देख सकते हैं कि पाइथन में इफ के बाद जो है कॉलन लाजमी लगता है। आपके पास कोई और इशू आ रहा होगा, हम क्लास के बाद देख लेंगे, या आप सिंटेक्स को चेक कीजिए जो बुक से मैच करके कि आपसे क्या गलती हो रही होगी। क्या आपने इफ के बाद वाली लाइन इंडेंट की है 1 लेवल राइट पे? जी सर बिल्कुल की थी। चलिए ठीक है सर, क्लास के बाद देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि इफ के बाद जो है अगर हमें ये देखना है कि अगर इफ ट्रू नहीं है तो कोई काम अनकंडीशनली करना है तो हम एल्स यूज करते हैं। कि अगर पहली जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तो बस अब कुछ सोचे समझे बगैर एल्स के अंदर जो कुछ है, जितना कुछ है, वो सारा एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अगर जो है मुझे ये करना है कि अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं दूसरी कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ। दूसरी कंडीशन मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चेक करनी है जब पहली कंडीशन फॉल्स थी। पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो सकी तो दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो सकी, बेसिकली नहीं एग्जीक्यूट हो रही, तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करनी है। और अगर तीसरी कंडीशन मीट नहीं कर रही या दूसरी कंडीशन मीट नहीं कर रही तो मैं एक ब्लॉक ये भी चाह रहा हूँ कि ठीक है अब जो है ना मेरी जितनी चॉइसेस थी वो तो सारी फेल हो गई, अब डिफॉल्ट पे बगैर कुछ सोचे समझे एक काम कर दो। तो हम ऐसे कामों के लिए जब मजीद हमें कंडीशन चेक करनी हो एलिफ यूज करते हैं, ELIF। और इसके लिए जो है हम जो है बेसिकली एलिफ के साथ एक हम कंडीशन देते हैं। तो अगर, लेकिन एलिफ की शर्त क्या है, इससे ऊपर जो एल्स की शर्त थी, एलिफ से ऊपर हमेशा एक इफ होना चाहिए। एल्स भी विदाउट इफ नहीं आ सकता, एलिफ भी विदाउट इफ नहीं आ सकता। इफ विदाउट एलिफ और विदाउट एल्स आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। अब हम एक काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह जो है वो जो मार्कशीट का असाइनमेंट था वो कंप्लीट किया था। हम जो है बेसिकली मार्कशीट के असाइनमेंट की एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर जो है हम ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। 3 सब्जेक्ट्स की इनपुट लेते हैं और जो है उसकी बेस पर हम ग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ओके मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं, बीएस कोड दिख रहा है या आप लोगों को बुक दिख रही है? बुक दिख रही है। ओके, मैं रीशेयर कर लूँ। ठीक है, बीएस कोड दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने एक बेसिकली प्रैक्टिस फाइल बनाई है जिसमें इफ एलिफ प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है बेसिकली इफ एलिफ की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए हम सिनेरियो के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि बंदे ने जो है तीन नंबर इनपुट देने हैं और उन 3 नंबर के हमने बेसिकली हमने उसकी परसेंटेज निकालकर उस परसेंटेज की बेस पर हमने डिसाइड करना है कि उसका बेसिकली ग्रेड क्या है। तो सबसे पहले हम नंबर सब्जेक्ट्स की इनपुट ले लेते हैं।
ठीक है, 3 फिर ये सब्जेक्ट नेक्स्ट के लाइन में मार्क्स आ कॉपी गए। किसकी से की है? किसी भी एक जगह लाइन पे कर्सर रख के कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दें। कॉपीड। ठीक है, जूम लेवल ठीक है। यस सर ठीक है। अच्छा जी, टोटल मार्क्स हम ले लेते हैं, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 100 से हैं, तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये हमारे ऑब्टेन टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ गए। परसेंटेज आ जाएगी हमारी टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज आ गई। अब जो है ना बेसिकली इफ एलिफ का काम है कि अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन, कहाँ से शुरू करें, 90 से, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, आपका A1 ग्रेड है। आई डोंट नो आजकल भी A1 ही होता है या A+ होता है, हमारे टाइम में A1 कहलाता था, 80+ पे हो जाता था शायद, आई डोंट नो, नहीं 80+ पे A होता था। ऑटो इंडेंट सर किस तरह होता है? सॉरी, ऑटो इंडेंट मतलब शॉर्टकट है कोई इंडेंट करने के लिए? ऑटो इंडेंट तो वो खुद करता है, पाइथन जैसे जो है ना लिंटर अगर रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो वो खुद ऑटोमेटिक जो है ना वो करता है। जैसे मैंने सर कॉलन लगाया तो उसे पता है कि आपको जो है बेसिकली एक लाइन इंडेंट करना है राइट पे। सर फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हमारे मैंने, पास ऊपर इक्वल्स हमारे पास एक ही लाइन में आ रहे हैं सीक्वेंस में, सब्जेक्ट वन जी सब्जेक्ट बेटा टू। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब मैं अभी एंटर करूंगा ना, 1 मिनट दीजिए मुझे, अगर ग्रेटर देन 80 है और मैंने कॉलन देके जैसे ही एंटर किया ना, तो उसे पता है VS कोड को उसे एक लाइन इंडेंट करना है। मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद ही किया है। तो अपने पाइथन का रन जो है वो रन पैक इंस्टॉल कर लिया था लास्ट टाइम, जो मंसूर ने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो वो ऑटोमेटिकली करेगा। जी सर वो तो कर लिया, मैं बेसिकली और चीज पूछ रहा था। ठीक है, अब आगे चले, मैंने एंड पे पूछा। तो जुपिटर नोटबुक चलिए, में भी ये इंडेंट जो है वो खुद करेगा? जी जी बिल्कुल। अब कर देते हैं बस, क्या इससे नीचे जो है ना, तो इसमें फ्लो कैसे है कि अगर परसेंटेज जो कैलकुलेट हुई है वो जो है बेसिकली ग्रेटर देन 90 है, हमने क्या कहा है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो मैसेज प्रिंट कर दो यू हैव सिक्योर्ड A1, और नीचे अब कुछ भी नहीं। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे एलिफ और एल्स थे, एक पूरी चेन थी एलिफ और एल्स की, तो इसका मतलब नीचे वाला कुछ भी चेक नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ आई एम आउटसाइड इफ एलिफ एल्स चेन। तो ये तो चलना ही चलना है, क्यों, क्योंकि ये जो है इफ एलिफ के लेवल पर है, इसका मतलब ये इनके ब्लॉक में नहीं है, किसी भी ब्लॉक में नहीं है। तो इसने कोई भी कंडीशन ट्रू हो, कोई भी पाथ फॉलो हो रहा है, इसने तो चलना चलना। लेकिन एलिफ की ये वाली कंडीशन चेक होने के लिए जरूरी है कि ये कंडीशन फॉल्स हो।
इस कंडीशन के चेक होने के लिए क्या जरूरी है कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी हो और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी हो। और एल्स कब चलेगा? जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो एल्स के ऊपर चेक के ऊपर, एल्स तो चेक होता ही नहीं, एल्स में आ जाएगा। सादिक भाई पाइथन में स्विच केस इनहेरेंट बाय डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज कर लेते हैं। चैट में किसी ने कहा था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करना चाहिए। तो एज फार एज के जो है ना वो मतलब लॉजिक आपको समझ में आ रही है। इस सूरत में क्या हो रहा था कि 90 का ब्लॉक 90 की जो वो कैंडिडेट था वो मिस हो रहा था, इसमें 80 वाला क्योंकि इक्वालिटी नहीं था, बस परसेंटेज ग्रेटर देन 80 पे जा रहा था। तो 81 के लिए ये जो है ट्रू होता, 80 के लिए वो जो है यहाँ पर आ जाता। तो एज फार एज आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है तो आई होप कि जो है मैसेज जो है ना आप तक पहुंच गया। अच्छा, अब इसको रन करना है। हमने कहा उसने इनपुट लिया सब्जेक्ट 1 का, हमने कहा इसमें आए हैं 87, दूसरे में हमने कहा है 90 आए हैं, तीसरे में हमने कहा है कि 60 आए। तो जो अकोमुलेटिव परसेंटेज बनेगी वो 70 और 60 के दरमियान बन रही होगी, इस वजह से जो है वो बी ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो 70 और 80 के दरमियान बन रही होगी, इसलिए जो है सिक्योर बी ग्रेड आया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं सर, ठीक। ठीक है, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। तो इफ एलिफ और एलिफ और एल्स समझ में आ गया कि हम इस तरह से चेन बना सकते हैं। और ये भी जो है मैसेज क्लियर हो गया होगा कि एलिफ विदाउट इफ नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि मैं जो है सिर्फ इफ का स्टेटमेंट लूं और ये परफेक्टली फाइन है, ठीक है। लेकिन मैं जो है बेसिकली ये नहीं हो सकता कि एलिफ्स ले लूं और उससे ऊपर कोई इफ मौजूद हो। एलिफ हमेशा अपने देखें, इसने फौरन टोक दिया कि जो है एलिफ जो है विदाउट इफ आपने यूज किया हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक से ज्यादा कंडीशंस को जो है हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करें? अच्छा, जब कंपोजिट जो है वो बेसिकली बूलियन लॉजिक्स यूज हो रही होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन में जो है आपके पास दो बूलियन ऑपरेटर्स, एक्चुअली तीन बूलियन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लेकिन दो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनमें से एक एंड है और एक और है। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर जितनी कंडीशंस के ऊपर एंड लगा है वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न होगा। वो ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। वेरी गुड अहमद। और अगर एक भी फॉल्स है तो आउटपुट जो है वो फॉल्स होती है। और जो और का ऑपरेटर है बूलियन ऑपरेटर, वो क्या कहता है, इसको हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं, एंड को और को। और का बूलियन ऑपरेटर क्या कहता है, इफ ईदर इज ट्रू द आउटपुट इज ट्रू। तो जितने भी इनपुट्स हैं और के लिए, उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो आउटपुट जो है और की ट्रू आती है। तो हम अगर इसको, एक ट्रुथ टेबल कहलाती है चीज, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, कलर कहाँ से सेट होता है? कलर जो है शेप्स का वाइट हुआ हुआ है। हाँ, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि जो है वो सेट ऑफ इनपुट्स बताता है और सेट ऑफ इनपुट्स के अगेंस्ट जो है आउटपुट हम बता सकते हैं।
हम कहते हैं कि हमारी दो इनपुट्स हैं और दो इनपुट्स के ऊपर जो है हमारी एक आउटपुट। हमारी एक इनपुट का नाम है x, दूसरी का नाम है y, और जो है o से हम कहते हैं कि हमारी आउटपुट, सॉरी अच्छा, अगर दो इनपुट्स हो तो आपके पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं वो चार बन रहे होते हैं, कि या तो दोनों फॉल्स हो सकती हैं, या दोनों ट्रू हो सकती हैं, या ये पॉसिबल है कि x ट्रू हो y फॉल्स हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि x फॉल्स हो और y ट्रू हो। तो पहला मैंने कहा कि जो है f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉल्स, तो मैंने कहा दोनों फॉल्स हैं शुरू में। अगर हम एंड की बात करें तो एंड में हमने क्या कहा है कि जितनी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी। तो इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट वेरी गुड फॉल्स आएगी। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स आएगी, क्योंकि एक फॉल्स है, ये फॉल्स है, और y ट्रू है, तो जो आउटपुट है वो क्या आएगी? स्टिल फॉल्स है, क्योंकि y फॉल्स है इस वक्त, x ट्रू है और y भी ट्रू है। तो अब आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं आपके पास। ये है हमारा एंड। एंड बुलियन ऑपरेटर ये कहता है कि जब तक मेरी सारी इनपुट्स ट्रू नहीं होंगी तब तक मैं आउटपुट ट्रू नहीं दूंगा। और के लिए क्या होता है? इसी के साथ में हम जो है एक और बना लेते हैं ताकि हमें इनपुट्स और ड्रॉ के लिए करने सर से कोई बचे। एक ट्रू हो तो वो ट्रू ही आती है, उसकी वैल्यू ट्रू ही होती है। एग्जैक्टली। और के लिए हम ये कहते हैं कि ईदर ऑफ द इनपुट इज ट्रू या एनी ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। हम एक काम करते हैं, इसको ओ के बजाय हम कह देते हैं ए। ये एंड है। और में क्या आएगी ये आउटपुट? फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, कोई एक भी ट्रू नहीं है। तो और की आउटपुट ट्रू होने के लिए एटलीस्ट एक आउटपुट इनपुट का एटलीस्ट एक इनपुट का ट्रू होना जरूरी है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसमें x ट्रू है तो इसका मतलब ये आउटपुट ट्रू हो जाएगी। इसमें y ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी। इसमें दोनों ही ट्रू हैं तो इसलिए भी आउटपुट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो एंड और में ये है एग्जैक्टली कि जो है कोई एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट जो है आपकी ट्रू हो जाती है। आई होप कि ये ट्रुथ टेबल क्लियर हो गया होगा। और यही चीज जो है, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है कॉम्बिनेशनल बूलियन जो है एक्सप्रेशंस के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक कंडीशन है वेट ग्रेटर देन 300 है एंड टाइम लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन के वेट ग्रेटर देन 300 हो ट्रू होना जरूरी है, एंड साथ साथ टाइम का लेस देन होना 6 भी जरूरी है इस इफ के कंडीशन कंप्लीट ट्रू होने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर क्या कह रहा है, if weight greater than 300 and time less than 6 and age greater than 17 and height less than 72, तो इसमें सारे एंड है, तो इसका मतलब हर कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है इफ की कंप्लीट ट्रू होने के लिए, यानी इफ को ट्रू होने के लिए जरूरी है कि ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हो। इसके अंदर और है तो इसका मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर जो है वो ट्रू हो गई, यानी या तो पेरेंट का नाम एलएम हो, या जो है जीपीए ग्रेटर देन 2.5 हो, या सैट का स्कोर जो है वो ग्रेटर देन एवरेज हो, तो इफ जो है वो ट्रू हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गई तो इफ जो है वो ट्रू कंसीडर होगा और अंदर वाला जो जितना कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा एक बात और कि इफ भी सिफारिश चल रही है सर ये लॉजिकल ऑपरेटर भी कहलाते हैं, ये जो आप बुलियन ऑपरेटर जी कह रहे जी हैं इनको? बूलियन ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं और जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहलाते सर रिपीट कर दें ये। हैं। कौन सा वाला बेटा? सर ये लास्ट वाला और वाला। सर और में जो है बेसिकली कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है, तो इसका मतलब कि या तो सेट ग्रेटर देन एवरेज हो, तो अगली दो कंडीशंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बस मुझे अब अंदर जाना है, तो वो सीधे सीधे जो है ना एग्जीक्यूट कर देगा, अगली कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा। या फिर जो है ना अगर सेट ग्रेटर देन एवरेज नहीं था, ये फॉल्स था, तो जो है वो चेक करेगा क्या जीपीए ग्रेटर देन 2.5 है। अब अगर जीपीए ग्रेटर देन 2.5 हो गई तो अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, अंदर चले जाओ। ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो क्या चेक करेगा, क्या पेरेंट एलएम के बराबर है, अगर पेरेंट की वैल्यू एलएम के बराबर है तो जो है ना बेसिकली इसको एग्जीक्यूट कर दो। क्लियर है? ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो काम हमने बूलियन जो है उससे किया है बेटा, V2043 आप बाहर हैं और आपके बहुत नॉइज आ रही है, मैं 2 दफा म्यूट कर चुका हूँ, प्लीज अनम्यूट ना करें अपने आप को, या आपको कुछ पूछना है तो फिर पूछ लें। सर मैं सेटिंग चेंज कर लूं? नहीं इट्स ओके। अच्छा जो काम हमने जो है बेसिकली अभी देखा था कि हमने कंपोजिट जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो एंड की लॉजिक लिखी थी। एंड की लॉजिक के लिए हम जो है नेस्टेड इफ भी यूज करते हैं कि जो है एंड की लॉजिक्स को रीड करना आसान हो जाता है। तो इफ एज ग्रेटर देन, हाँ एक चीज और कि अगर एम्बिग्युइटी आ रही है कि मुझे जो है ना बेसिकली ये चेक करना है कि एज ग्रेटर देन 65 हो और एज जो है लेस देन 21 हो एंड रेजिडेंट। अच्छा एक काम करें, पहले ये पढ़ें कि ये अगर ऐसे ही जो है बेसिकली मैं कंपाइलर को दूं या इंटरप्रेटर को दूं तो बेसिकली रिस्पांस क्या होगा। बेसिकली इसको मैं किस तरह से जो है ना पाइथन का रन टाइम इसको क्या समझेगा, एज को चेक करेगा पहले और की कंडीशन में, और फिर उसके बाद जो भी कंडीशन यहाँ से ट्रू होगी उसके साथ एंड की कंडीशन चेक करेगा कि आर ई एस इस जगह यूके है या नहीं है। अगर इन दोनों अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सर आई थिंक Exactly. एंड So- की प्रेफरेंस ज्यादा होगी, पहले एंड वालों को कंपैरिजन करेगा एज लेस देन 21 और उसका जो रिजल्ट होगा उसको आर के साथ जो है वो एज के कंपैरिजन के साथ करेगा। मेरा ख्याल है, मैं इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। सर इसको ब्रैकेट्स के साथ करेंगे तो इस तरह करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं बेसिकली एंड और की प्रेसिडेंस सेम होती है ना, तो Same इसका होती है। मतलब लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई हो जाएगा। यस तो वो चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 65 है, अगर एज ग्रेटर देन 65 है तो जो है वो और ऑपरेटर अप्लाई करेगा एज लेस देन 21 को। तो वो क्या चेक करेगा कि या तो एज जो है 65 से बड़ी हो या फिर एज लेस देन 21 हो, तो ये कंडीशन इतना जो है एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ से ट्रू आ गया। यानी अब ये क्या चेक हुआ, ये बाउंड्री चेक हुई कि एज या तो जो है 65 से बड़ी हो या जो है एज जो है वो 21 से छोटी हो। तो आपने जो है एक बाउंड्री को जो है एक्सक्लूड कर दिया कि मैं सिर्फ 65 से ज्यादा वाले या 21 से नीचे वालों को कंसीडर करना चाह रहा हूँ अगली कंडीशन के लिए।
अब अगर एज 20 है, अगर एज के वेरिएबल में वैल्यू 20 आई थी तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी इतनी? ट्रू हो जाएगी सर। कितने लोगों का ख्याल है, कितने लोगों का ख्याल है ये ट्रू होगी? सर डिपेंड ऑन द इनपुट। ट्रू होती है तो एंड की कंडीशन का ट्रू होना लाजमी, अगर वो नहीं होगी तो फिर वो फाल्स में रिजल्ट अभी तो बेटा मैं एंड की बात ही नहीं कर रहा ना, अभी तो मैं एंड की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ इस बेसिकली देखें, याद रखिएगा प्रोसेसर में भी जो है ना एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है यूजुअली 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ना। तो सबसे पहले तो ये होगा क्या एज ग्रेटर देन 65 है, देन क्या एज लेस देन 21 है, फिर उसके ऊपर उन 2 रिजल्ट्स के ऊपर और अप्लाई होगा। तो मैं तो अभी इतनी बात कर रहा हूँ कि बस ये चेक करके इतनी जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर अगर एज की वैल्यू 20 है तो रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। एज ट्रू जो है, सॉरी रिजल्ट इतना जो है ट्रू आएगा। किसी का ख्याल है कि ये फॉल्स आएगा? नहीं सर, क्योंकि सेकंड और में आ जाएगा 21 से नीचे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका ख्याल है कि जो है ये फॉल्स है? नहीं सर, यहाँ तक ट्रू आएगा सर। तो पहला कंपैरिजन पे और फॉल्स कंडीशन होगा, जो है दूसरा वो कंपैरिजन पे ट्रू होगा और ओवरऑल और लगा हुआ तो ट्रू हो जाएगा। जी, ओवरऑल Exactly. ऑल लगा हुआ है इसलिए ट्रू हो जाएगा ये। एग्जैक्टली ठीक है, तो एज ग्रेटर देन 65 पे फॉल्स हो गया। फिर वो आया क्या एज लेस देन 21 है, तो ये ट्रू हो गया। फॉल्स और ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहां तक के हमारे पास ट्रू आ गया। अब चेक होगा एंड, सॉरी एंड नहीं होगा, पहले ये कंप्यूट होगा। क्या रेजिडेंट जो है वो यूके का है, सपोज कर लेते हैं, ये भी ट्रू हो गया। तो जो है बेसिकली ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अब सपोज करें मैं ये चेक करना चाह रहा था कि या तो एज ग्रेटर देन 65 हो तो उन लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, या फिर एज जिसकी 21 है और वो यूके का रेजिडेंट है उसे ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अब जो आ जाएगी एम्बिग्यूटी, ऐसी एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ भी होगा। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे बुक ने तो एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया ना, हम ये कह रहे हैं कि या तो ऐसे लोग हों जिनकी एज ग्रेटर देन 65 है, या फिर जो है वो यूके रेजिडेंट एज लेस देन 21 की हो। तो हम इसको एक ब्रैकेट में ले जाएंगे और जो है इस पूरी एक जो कंपोजिट है इसको एक ब्रैकेट के जो है पेयर में ले जाएंगे। नहीं बेटा, उन्होंने एज को जो है ना ब्रेक बेसिकली एज को कंपोजिट करके ब्रैकेट्स में लेकर गए। मैं इसको जो है बेसिकली एक डिफरेंट ब्रैकेट में लेके जाने की बात कर रहा हूँ। वो तो ये कह रहा है कि एज या तो जो है बेसिकली लेस देन 21 हो, या फिर एज ग्रेटर देन 65 हो, तो भी जो है ना एंड रेजिडेंट इक्वल्स टू यूके हो, तो जो है ना ये काम करो। यानी कि 20 से नीचे वालों के लिए और जो है बेसिकली 65 से बड़ों के लिए जो है ना ये फैसिलिटी है, प्लस वो रेजिडेंट होने चाहिए यूके के लिए। हाँ बिल्कुल, सॉरी लोअर पार्ट में बिल्कुल ये वो कंडीशन है जो कि जो है मैं बात कर रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सॉरी, मैंने लोअर पार्ट अभी तक देखा। तो बेसिकली एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए हम इस तरह से जो है ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो एंड की लॉजिक्स हैं उनको जो है अगर आप ये देखें कि एंड क्या करता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो अगली कंडीशन के चेक के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो हमें एंड के ट्रूथ टेबल की वजह से पता है कि मुझे राइट वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहली कंडीशन फॉल्स, तो राइट पे कुछ भी हो एंड का रिजल्ट जो है ना वो फॉल्स ही आना है, फॉल्स को कंप्यूट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी कंडीशंस के लिए मैं नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकता हूं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर वाली कंडीशन चेक करो, यानी एंड इफ पहली कंडीशन ट्रू एंड नेक्स्ट कंडीशन ट्रू, देन जो है इफ के अंदर वाला काम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया है कि
अगर x इक्वल्स टू y और a इक्वल्स टू b है एंड c इक्वल्स टू d है तो g इक्वल्स टू h करो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो है कि x इक्वल्स टू y और a इक्वल्स टू b हो, उसके लिए जो है मैं ये कर सकता हूँ इफ c इक्वल्स टू d, कि अगर c इक्वल्स टू d है तो अंदर आओ। अब हमने ये चेक किया कि अगर x इक्वल्स टू y है तो g इक्वल्स टू h करो, एलिफ a इक्वल्स टू b है तो भी g इक्वल्स टू h करो, एल्स e इक्वल्स टू f कर दो। और अगर c इक्वल्स टू d फॉल्स था, यानी कि जो है बेसिकली ये नहीं था, तो भी जो है e इक्वल्स टू f को जो है बेसिकली कंप्यूट करना है आपको। तो आसान लफ्जों में कहने का मकसद ये है कि अगर जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो एंड की स्टेटमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा नेस्टेड इफ्स एंड की स्टेटमेंट्स को सिंपलीफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो एंड की स्टेटमेंट्स को वर्बोस और मोर रीडेबल बनाने के लिए आप नेस्टेड इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो है सर ये हमारे एल्स का पास वो दे दें सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें सर। ये आपने मल्टीपल एल्स यूज हो रहे हैं, तो इनकी ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा इसका? असल में ना इन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स कर दिए इन्होंने पूरे उसको जो है वो सिंगल एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अदरवाइज जो है हम होते तो मैं इसको जो है कोड पे आता हूँ और जो है हम उसको स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? सॉरी, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, बुक की जो पहली एग्जांपल थी उसको मैं कॉपी करके लेता हूँ। अच्छा, अब देखें इसमें क्या कह रहा है वो कि अगर जो है x इक्वल्स टू y हो या a इक्वल्स टू b हो एंड c इक्वल्स टू d हो, तो कोई से भी दो वेरिएबल से x और y अगर वो इक्वल हो या फिर a और b के बराबर हो, तो या तो ये दो बराबर हो या a और b एक दूसरे के बराबर हो, एंड c की वैल्यू d के बराबर हो तो g की वैल्यू h के बराबर हो जाए, अदरवाइज e की वैल्यू f के बराबर हो जाए। अगर मुझे इसको नेस्टेड इफ बनाना है तो जैसे मैंने कहा था कि हम जो है एंड के स्टेटमेंट्स को नेस्टेड इफ से रिप्लेस करते हैं, तो इसकी जो है एक सिंपल जो है हम जो है नेस्टेड इफ में इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, इफ c इक्वल्स टू d हो
तो अब जो है ना बेसिकली एक कंडीशन है जिसको मजीद चेक होना है, तो मैं क्या कहूंगा, इफ सॉरी x इक्वल्स टू y हो और a इक्वल्स टू b हो। अब यहां पर मैं हूं तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो मैं इस कंडीशन पर आया ना, इफ ट्रू होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। अब सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू हुआ है तो मैं अंदर आया कि x बराबर है y चेक करो और a इक्वल्स टू जो है b चेक करो। अगर ये है तो g की वैल्यू को h के बराबर कर दो, अदरवाइज क्या करो, एल्स e की वैल्यू f के बराबर है। और अगर c d के बराबर नहीं था तो इसका मतलब है ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो एल्स e के f के बराबर ही होना था। तो हमने कहा एल्स e को f के बराबर कर दो। तो बेसिकली हम इस तरह से जो है इसको थोड़ा सा सिंपलर वे में ये कर सकते हैं कि हम एक कंपोजिट अंदर वाली और वाली कंडीशन, और जो है हमें पता है कि नेस्टेड इफ्स में नहीं जाएगा, तो उसको हमने जो है एक सिंगल इफ में कर दिया, और ये जो है हमने एंड की कंडीशन वाले को तोड़कर दो नेस्टेड इफ बना। तो अगर नेस्टेड बेसिकली एंड की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप उनको नेस्टेड इफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अक्सर जो है वो ज्यादा रीडेबल होता है बनिस्बत एंड स्टेटमेंट्स के। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब वकास अली आपने नो लिखा है बेटा, क्या कंफ्यूजन है, क्या चीज क्लियर नहीं है? ताकि नो हम उसको कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, ओके थैंक यू, ओके ठीक है सर आगे हम बढ़ते अपनी हैं आसानी के लिए और पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं इसमें, एल्स की या इफ, सॉरी इफ में जो आप सॉरी पैरेंथेसिस कंडीशन को लगा, पैरेंथेसिस हम यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, हमें कंफ्यूजन अगर ना हो। हम मतलब जिस तरह अदर लैंग्वेजेस में हम करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं इफ के साथ, तो हम इसमें इफ ऑप्शनल के है या साथ पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। ताकि ठीक हो गया। पेप एड गाइड ये कहती है, जैसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कि पेप एड गाइड को देख लीजिए। पेप एड गाइड ये कहती है कि अगर एम्बिग्यूटी नहीं है तो ना करें। क्यों अननेसेसरी, पाइथन में आप देखिएगा कि वर्बोसिटी को और जो है ना बेसिकली क्लैरिटी को बहुत फोकस किया जाता है, तो पेप एड गाइड ये कहती है कि जो अननेसेसरी की स्ट्रोक्स हैं वो क्यों प्ले हैं जो है ना आप प्रेस कर रहे हैं, इसलिए जो है वो ये कहते हैं कि अगर एम्बिग्यूटी नहीं है तो आप ना करें बेहतर। अच्छा कमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं आई थिंक। बिल्कुल हसन, एक बहुत यूनिवर्सल रूल है कि अगर जो है कोड रन कर रहा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल नहीं पढ़े थे ना, तो हम जो है बेसिकली एक तो अगर आप कोई आईडी यूज करें जैसे पाइचाम है या जो है वीएस कोड है या अल्लाह भला करे आपका जुपिटर नोटबुक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करें, और जो है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश टॉगल का काम करता है, ये जो है आपको सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइंस हो रही हैं आपके सामने लेकिन ये सिंगल लाइन कमेंट ही कहलाता है। मल्टी लाइन कमेंट मुझे करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट में 3 सिंगल कोट दे दें और एंड में 3 सिंगल कोट दे दें, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। जो सर कुछ अब जो है ना बेसिकली प्रैक्टिकली करके 3 दिखाएं सिंगल सर। कोट्स, आपके पास स्क्रीन पे वीएस कोड नहीं दिख रहा? सर बुक नजर आ रही है। आई एम सॉरी ये देखिए मैंने जो है बेसिकली 3 सिंगल कोट पहले मैंने जो है ना सिलेक्ट किया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो आईडी ने मेरी जो है ना इसको कमेंट कर दिया, दोबारा दबाया तो इसने अनकमेंट कर दिया।
मुझे इनको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मैं 3 सिंगल कोट स्टार्ट में लगाऊंगा और जहां जाके खत्म करना है वहां 3 सिंगल कोट्स लगा दूं। तो तमाम बीच की लाइनें जो है ना वो कमेंट आउट हो जाए। बस ये इतना सा काम है कमेंट्स, और आपको पता ही है कि कमेंट्स हम कर देंगे। कमेंट्स हम यूजुअली रीडेबिलिटी के लिए कर रहे होते हैं, बाज़ दफा डिबगिंग बग्स आ रहे होते हैं, हम उन्हें किसी एक लाइन को एग्जीक्यूशन से आउट करना है मुझे टेम्पररी, तो हम उनको कमेंट कर रहे होते हैं। सर जी जी सर, ये जो कोड आपने लिखा है इवेंट्स का, इसको जरा रन करके दिखाएं ना अभी इस वक्त स्क्रीन पे जो। थैंक यू। क्या वैल्यू दूं मैं इसमें? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 सर। ओके 10 हो गई। देन y की वैल्यू, अंदर की कंडीशन x इक्वल की इक्वालिटी है y पर, या फिर या तो x y के बराबर हो या a b के बराबर हो। तो आप x और y को, अब ये डिपेंड, देखें आप सबसे पहले ये डिसाइड करें आपने कौन से ब्लॉक को चलाना है, फिर आप जो है ना इनपुट की वैल्यूज डिसाइड करें। आपने if के अंदर g इक्वल टू h को चलाना है, या जो है ना आपने जो है बेसिकली else e इक्वल टू f को चलाना है। और किसी ने सही कहा था कि प्रिंट कर लेते हैं हम, कि हम जो है बेसिकली इस कंपोजिट एक्सप्रेशन के अंदर आ गए। प्रिंट इनसाइड c इक्वल्स टू d बट नॉट, यानी ये दोनों कंडीशंस जो है ना तो जो है x y के बराबर मिला, ना a b के बराबर मिला। जी अभी मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूं। अब पहले ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है, मतलब आपने कौन से जो है बेसिकली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना, फिर हम सोचते हैं कि उसके लिए हमें क्या वैल्यूज देनी चाहिए। जी भाई किसने कहा था कि जो है ना हमें ये एग्जीक्यूट करना है, आप बताइए। सर एल्स के अंदर जाना है। एल्स में जाना है, बाहर वाले या अंदर वाले? इनसाइड एल्स सर, फर्स्ट वन। लास्ट वाले में ना? जी। लास्ट वाले में। तो इसका आने का सबसे आसान तरीका ये है कि सी और डी जब मैं दूं तो उनको अनइक्वल कर दूं, बाकी कुछ भी देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने रन किया, x में 10 दे दिया जैसे किसी ने कहा था, y में भी हमने 10 दे दिया, तो अंदर की x इक्वल्स टू y ट्रू हो गई। a जो है हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल 12 है, b जो है 34 है, c हमें अलग देना है d से, तो c और d को मैंने इनइक्वल कर दिया। f जो है, अच्छा चूंकि f और h भी उसमें यूज हो रहे थे तो उनकी भी वैल्यूज देनी है। इनसाइड एल्स आ गया, क्यों? क्योंकि सी डी के बराबर नहीं था। और कोई फ्लो चेक करना है? सर इसको सिर्फ अगर मैसेज में आप इनर एल्स कर दें और आउटर एल्स कर दें तो इससे मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से एल्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने उसमें लिखा था कि देखें सी इक्वल्स टू डी तो ट्रू है, बट जो है ना एक्स और वाई बराबर नहीं है और बी और ए भी बराबर नहीं है। ये ज्यादा एलेबोरेटिव था, लेकिन इनर एल्स कर दिया मैंने। खैर वो ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बस मैं मैसेज इनर इसलिए एल्स कह रहा था ताकि क्लियर हो जाता। जी इनर एल्स भी कर दिया मैंने साथ। कोई कंफ्यूजन है या कोई और दूसरी ब्रांच फ्लो देखनी है कि कंडीशन आपको जो है ना एग्जीक्यूशन में जो है ना समझ में आ जाए? याद रखिए ड्राई रन आपका जितना पावरफुल होगा आपकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी होगी। जी बोलिए सर। इनर एल्स लास्ट वाला जो है ये आउटर है या इनर एल्स है? तो सबसे लास्ट वाला एल्स ये इनसाइड आउटर एल्स है ना? बिल्कुल आउटर एल्स है।
ठीक हो गया सर इनर एल्स के लिए क्या करेंगे? सी और डी को बराबर करेंगे, एक्स और वाई भी बराबर नहीं होने चाहिए, ए और बी भी बराबर नहीं होने चाहिए। देख लेते हैं, एक्स जो है ना मुझे वाई से डिफरेंट रखना है, मैंने 12 दिया, वाई को 10 दिया, ए और बी को भी बराबर नहीं करना तो मैंने इसको 11 दे दिया, उसको 16 दे दिया। सी और डी को बराबर करना है तो इसको मैंने 90 और 90 कर दिया। और अच्छा ये 90 एमकेएम वाला नहीं है भाई, ठीक है ना, मेरे घर पे भी को सर, मत भेज, खतरनाक है सर ये। आजकल वो लोग आता 90 आप हाँ मैंने यूज बाद कर में रहे एहसास हुआ कि जो है ना 90 नहीं करना चाहिए था। तो जो है अच्छा एफ और एच जो है ना क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ असाइनमेंट में यूज हो रहे हैं। तो अब जो है बेसिकली इनर एल्स चल गया, क्यों? क्योंकि सी और डी बराबर थे लेकिन ना तो एक्स वाई के बराबर था ना ए बी के बराबर था, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसलिए वो इस एल्स में चला। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने नेस्टेड इफ यूज किए हैं, मल्टीपल इसमें इफ और मल्टीपल एल्स यूज हो रहे हैं, इसकी जगह फिर हम एल्फ भी तो यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज कर सकते हैं तो फिर हमने ये क्यों यूज किया है? बेटा एलिफ जो है ना इसलिए होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू की, ये इफ की ये कंडीशन सॉरी इफ की ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो अगली कंडीशन चेक करो, वो सेम लेवल पर होते हैं और वो अदरवाइज होते हैं। ये तो इस पे कंडीशनली डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई उस वक्त चेक होंगे जब सी और डी ट्रू होगा। सी इक्वल्स टू डी ट्रू होगा तो ये नेस्टेड जो है ना अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। एलिफ इफ के ऊपर डिपेंडेंट इस सूरत में होता है कि यानी आप ये समझ लें एक्चुअली बिल्कुल ठीक है कि ये वाइस वर्सा है। एलिफ कब चेक होगा? जब ये वाला इफ जो है ना फॉल्स होगा, लेकिन ये इफ कब चेक होगा? जब ये वाला इफ ट्रू होना है। तो नेस्टेड इफ एलिफ के उलट चलता है। गॉट इट सर। वेरी गुड। किसी और को कोई सवाल है बेटा तो अभी डिस्कस कर लेते हैं वरना आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा अहमद एब्सोल्युटली इस तरह कह देना ना कि एलिफ और को रिप्लेस करता है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एलिफ जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है कि इफ फॉल्स है तो जो है ना बेसिकली जो है ना एलिफ में आना है, और एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है वो दो बूलियन एक्सप्रेशंस को, दो बूलियन ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए और या एंड यूज होता है। सर इसमें हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इफ एल्स कह सकते हैं इसको, और एक नेस्टेड कह सकते हैं। नेस्टेड जो हम अभी यूज कर रहे हैं इसको हम नेस्टेड कहेंगे, जिसमें हम इफ विद इन इफ यूज करते हैं इसको हम नेस्टेड कहेंगे। एल्स इफ जो है वो मल्टीपल इफ एल्स कह लें आप कंडीशन। असल में चेनिंग कह लें ज्यादा अच्छा होगा। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हम उस वक्त कहते हैं जब मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं इफ कंडीशंस के। यूजुअली जो वोकैबुलरी में जो मैंने असल में ये जो है ना कोई स्टैंडर्ड या कन्वेंशन नहीं है ना, तो जो मैंने लोगों को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में जो है ना यूजेज देखा है वो ये है कि मल्टीपल इफ जो है ना का स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल ब्लॉक्स हैं जो कि जो है ना बेसिकली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर, अतीकुर बिल्कुल ठीक रहमान है। पाइथन में स्विच बिल्कुल। स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, और जो है कमेंट्स हो गए हमारे। अब आती हैं लिस्ट हमारे पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम टॉपिक है हमारा। अच्छा सपोज करें कि मुझे कराची सॉरी का, सर एक चीज आपसे पूछनी थी। सर मैंने बोलिए एक्चुअली बोलिए। असाइनमेंट जमा नहीं करवाई लास्ट क्लास, शायद मुझसे मैंने उस पर गौर नहीं किया था। तो असाइनमेंट जमा करानी जरूरी है या मतलब अगर ना करवाएं तो नहीं ग्रेडेड नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और आप जो है ना देखें बहुत सारे माशाल्लाह यहाँ इंडस्ट्री के ऑलरेडी किसी न किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में होंगे या उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होगी, तो अगर उन्हें लगता है कि ये असाइनमेंट मतलब आपकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। ग्रेडेड असाइनमेंट्स ही आसान लफ्जों में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बेसिकली अपने कैरियर बिल्कुल अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं और या इवन प्रोग्रामर भी हैं और वो पाइथन के सिंटेक्स से हैंड्स ऑन होना चाह रहे हैं और उस पर फीडबैक चाह रहे हो, तो इसलिए है कि आप उसको बेसिकली सबमिट करवाना मुनासिब वर्ड नहीं है, रिव्यू के लिए भेजना ज़्यादा बेहतर है। कि आप अगर वहाँ डिस्कॉर्ड पे या किसी भी चैनल पे भेज रहे हैं
तो आप उस पर फीडबैक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, इस पे अपनी फीडबैक जो है ना इंस्ट्रक्टर से कि आप फीडबैक दे दें। ठीक है, थैंक यू सर आई वाज डिस्कनेक्टेड। क्या आपने कोई असाइनमेंट बताया था तो आप रिपीट करते हैं? नहीं अभी नहीं। ओके खुरम साहब आपके माइक में बहुत नॉइज था, आप प्लीज थोड़ा सा माइक को एडजस्ट करके जो है ना म्यूट करिएगा। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ अभी मैंने स्टॉप कर दी थी। खुरम साहब आप कुछ कह रहे थे? आपके माइक में कुछ बहुत मसला है, बहुत हमिंग है सर, बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही मुझे। किसी स्टूडेंट को समझ में आई है तो क्या प्लीज बता देंगे मुझे? नहीं सर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, खराब डिस्टॉर्शन आ रही है। नहीं सर, हमें भी समझ नहीं एग्जैक्टली डिस्टॉर्शन और हमिंग बहुत ज्यादा। जी खुरम साहब आप चैट में लिख दें, माइक ना बहुत ज्यादा जो है ना नॉइज क्रिएट कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आया था कि बोलना क्या चाह रहे थे आप। ओके आता है उनका मैसेज तो हाँ आ गया। मेरी क्लास चेंज हुई है, मुझे असाइनमेंट का बता दें और कोई कॉन्टेक्ट ग्रुप बता दें। डिस्कॉर्ड पे जो है ना AI ऑफिशियल जो ग्रुप है उस पे ही हम कम्युनिकेट करते हैं। और असाइनमेंट जो है ना ये था कि बस मार्कशीट बनाना था और एक नंबर लेके जो है ये डिसाइड, 2 असाइनमेंट थे कि एक नंबर लेके ये डिसाइड करना था कि ये क्या है, इवन है या ऑड है। तो ये 2 टास्क थे। अच्छा बेसिकली अब मुझे जो है ना क्या करना है, कराची के टेम्परेचर्स जो है ना वो डेली के जो है वो बेसिकली स्टोर करने हैं 1 महीने के। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि किसी महीने में 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। तो मैं 31 दिन के वेरिएबल्स बनाऊँ 31, और फिर मैं ये चेक करूँ यूजर से इनपुट लेके कि आज की जो है ना वो बताओ, और फिर स्विच के मतलब स्विच केस उसमें नहीं होता, ये एलिफ लगा के कि अगर आज डे 28 है तो वेरिएबल नंबर 28 में वैल्यू असाइन हो जाए और ये सब। तो प्रोग्राम्स में बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं आपके डोमेन्स में जिसमें आपको एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप जो है बेसिकली मल्टीपल डेटा या ग्रुप ऑफ डेटा को एक सिंगल वेरिएबल से हैंडल करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। उनमें से एक लिस्ट है। लिस्ट क्या करता है कि ये इंडेक्स बेस्ड होता है, यानी आप पोजीशन बता देते हैं और इसकी पोजीशन जो है 0 से शुरू होती है, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं यूजुअली। तो पोजीशन, क्योंकि हम पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन से बात कर रहे होते हैं, पोजीशन कहना मुनासिब नहीं होगा, तो हम प्लेस की जो एड्रेस है उससे कह लेते हैं। प्लेसेस जहाँ पे वैल्यूज प्लेस होती हैं उनको हम 0 बेस्ड यूज करते हैं और उनको हम इंडेक्सेस कहते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उनको उनके इंडेक्सेस की मदद से हम हैंडल कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं और उसके अंदर वैल्यूज प्री असाइन कर दें या बाद में भी असाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। सर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा, ये सिंगल कोट एंड डबल कोट सर, इसमें कोई इशू तो नहीं है अगर हम स्ट्रिंग के लिए यूज करें सिंगल या डबल कोट? मतलब पुरानी बात है लेकिन दोबारा रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, नहीं बुक में इस तरह शो है। देखिए इसके लिए हाँ इसमें जो है ना कुछ रिकमेंडेशंस हैं, अदरवाइज जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वाला जो है ना कोटेशन साइन यूज करें। मेरा मशवरा होगा पेपीड गाइड में देख लीजिएगा कि जो है क्या बेहतर रहता है। आई थिंक जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें ये रिकमेंडेशन था कि बाहर वाले कोटेशन मार्क्स जो है सिंगल कोट यूज करें, और अगर अंदर यूज हो रहे हो कोई मजीद कोटेशंस तो आप जो है ना डबल कोट्स में वैल्यू दे दें। अदरवाइज इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ज्यादातर प्रोग्राम में पाइथन कोई के सिंगल इशू कोट्स नहीं है अगर हम डबल कोट यूज कर लें या सिंगल कोट यूज करें, दोनों में से कोई कर लें, लेकिन कोई इशू नहीं। ट्रेडिशन क्या है सर? ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन हम सिंगल कोट में करते हैं। मैंने ज्यादातर कोड स्टाइल्स जो है सिंगल कोटेशंस के साथ देखे हैं स्ट्रिंग्स के। ठीक।
तो हम बुक को फॉलो करें या आपको फॉलो करें, कोई इशू नहीं है इसमें। बुक ने क्या कहा है? ये यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए हुए हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देखना। तो फिर डबल कोट से यूज कर। ये जो अभी लिस्ट वाला आप टॉपिक करवा रहे हैं सर, सॉरी, ये लिस्ट वाला जो अभी टॉपिक शुरू किया है, इसमें इन्होंने डबल कोट्स यूज किए हुए हैं, सिटी 01 सिटी। ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक असाइनमेंट ये रख देते हैं कि पेपेट गाइड देख के आनी है सबने कि पेपेट गाइड क्या कहती है कि जो है बेसिकली सिंगल कोट कब यूज करने और डबल कोट कब यूज करने। चैट में किसी ने भेजी है रिकमेंडेशन कि यूज सिंगल कोट व्हेन देयर इज नो कोट इन द स्ट्रिंग, यूज डबल कोट व्हेन देयर इज ए कोट इन द स्ट्रिंग। तो अपॉस्ट्रोफी एस है या कुछ है। एक्चुअली पेपेट गाइड के लिए मैं नहीं बता रहा, खुद अपना एक रूल बना लो और उसके साथ स्टिक हो जाओ कि हमेशा लाइफ में वही यूज करो। और उसके बाद मलिक साहब ने जो है बेसिकली जो है ना एक किसी की वो भेजी है कि बेहतर है कि सिंगल कोट यूज करें अगर कोई बीच में कोट्स नहीं है तो। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब और मलिक साहब। हाँ स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, हमें क्या करना है कि हमें जो है बेसिकली कराची के टेम्परेचर्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हमें लिस्ट की जरूरत है या कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक वेरिएबल की मदद से हम जो है एक ही वेरिएबल की मदद से सारी वैल्यूज को इसको हैंडल कर सकें। तो आसान सा तरीका है, मैंने कहा टेम्परेचर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में आजकल क्या चल रहा है 32 33 28 मैंने डेली के एवरेज टेम्परेचर्स जो है फॉर एग्जांपल एक वीक के 2 2 4 6 और 7, ठीक है, ये वीकली टेम्परेचर की हम सपोज कर लेते हैं। एक एरे है उसमें जो है हमने लिस्ट, सॉरी एरे कहना मुनासिब नहीं है, लिस्ट, और उसके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर कर दी। अच्छा याद रखिएगा पाइथन में लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करती है। कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से दूसरे आए होंगे जो खासकर स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आते हैं तो उनके लिए ये एक जो है ना अजीब सी बात होगी कि पाइथन में एक ही लिस्ट के अंदर में वैल्यू भी डाल सकता हूँ, सॉरी नंबर भी डाल सकता हूँ, उसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ और उसमें बूलियन भी डाल सकता हूँ और कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी डाल सकता हूँ। तो ये हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करती है, याद रखिएगा। होमोजीनियस डेटा को स्टोर होना जरूरी, होमोजीनियस डेटा का होना जरूरी नहीं है हर इंडेक्स के ऊपर हर एलिमेंट का, उनकी डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे जो है ना कि एक इंडेक्स की वैल्यू गेट करनी है। जैसे मैंने कहा था पहली जो पोजीशन होती है इसको हम इंडेक्स 0 कहते हैं। तो टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है उसकी इंडेक्स बता दें तो हम उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। इसको मैं अगर अभी रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? लिस्ट के अंदर 32 वेरी गुड, 32 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 का मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दो और फर्स्ट एलिमेंट 32 है, तो यहाँ पर हमारे पास 32 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मुझे जो है लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? 0 1 2 3 4 5 6 की मदद से, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट वैल्यू हमेशा n-1 होती है। अगर n एलिमेंट्स हैं तो लास्ट जो वैल्यू गेट करने के लिए मैं जो इंडेक्स दूंगा वो n-1 को, 7 वैल्यूज हैं तो मैं इंडेक्स 6 दूंगा,
ठीक है, तो मेरे पास 30 जो कि लास्ट वैल्यू है वो आ गई। अच्छा, मैं इसमें माइनस में भी इंडेक्सेस दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लास्ट वैल्यू गेट करनी है, तो मैं -1, -1 का मतलब रिवर्स साइड से आओ और पहली पोजीशन उठा लो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सेम है, सॉरी आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम सॉरी रेहान साहब, मैंने आपको म्यूट कर दिया, मुझे लगा आप किसी और से बात कर रहे हैं। बाद में म्यूट करके मुझे एहसास हुआ आप हमसे बात कर रहे थे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती। मैं सारे 32 कर दूं, सारे नहीं करता, कोई मसला नहीं है लिस्ट में डुप्लीकेट होना। तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जी लिस्ट डेफिनेशन में पढ़ रहा था लिस्ट की, तो उसके अंदर बता रहे थे कि लिस्ट के अंदर भी टाइप्स है जिसमें आपकी आवाज बहुत मध्यम है सर, मुझे हालांकि मैंने एयरपॉड्स लगाए, मैं सुन नहीं पा रहा। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज। सर मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था इसकी लिस्ट की, उसके अंदर बता रहे थे कि लिस्ट के अंदर टाइप्स है जिसमें डुप्लीकेट किसी में आती है किसी में नहीं आती, वो काइंडली क्लियर नहीं है, वो बता सकते हैं आपके किस तरह लिस्ट में डुप्लीकेट आते हैं या नहीं आते? नहीं, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यूज हो। जैसे इसमें 0, 1, 2 तीनों इंडेक्सेस के ऊपर 32 मौजूद है। ठीक है सर, और आ सकती है। हाँ हाँ, आराम से, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। एक दूसरी डेटा टाइप है पाइथन में, हम अगली क्लास में देख लेंगे, उसको सेट कहलाती है। जो आपने उसमें सेट थ्योरी में भी पढ़े होंगे। तो सेट्स में जो है बेसिकली आपके पास जो है ना डुप्लीकेशंस नहीं होती, जो एक वैल्यू मौजूद होती है वो ओवरराइट नहीं होती। ठीक है सर, समझ आ गया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी जो है ना वैल्यूज को गेट कर सकते हैं माइनस साइन के साथ। माइनस का मतलब होता है कि रिवर्स में आना शुरू करो, और अब यहाँ जीरो बेस नहीं होता। -1 पहली वैल्यू, लास्ट से पहली वैल्यू उठानी है -1, सेकंड लास्ट वैल्यू उठानी है। मैंने कहा -2, तो सेकंड लास्ट यानी 29 दे देगा ये मुझे। तो ये दोनों इंडेक्सिंग जो है ना बहुत ज्यादा यूज होती है पाइथन में, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सर ये टोटल -1 है या हम रिवर्स ऑर्डर ही चल रहे हैं इसको? अगर माइनस हम सॉरी करें, मैं नहीं समझा, दोबारा बोलिएगा। जिस तरह हमारे पास टोटल लिस्ट में टोटल 7 है ना, तो अगर हम 7 -1 करते हैं तो ये 6 आ जाता है। तो मतलब लास्ट इंडेक्स हमारा 630 बन जाता है। तो ये मतलब बिल्कुल आप जो बिल्कुल बिल्कुल। -1 -2 लिख, तो ये टोटल -1 हो रहा है, टोटल -2 हो रहा है, इस तरह हो रहा है? नहीं नहीं, -2 नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ माइनस का मतलब है रिवर्स साइड से मुझे जो है ना वैल्यूज उठानी है, टेल से उठानी है। ठीक मैं तुम्हें फ्रंट के इंडेक्सेस नहीं बता रहा, और अब ठीक पोजीशन बता रहा हूँ कि -1 का मतलब लास्ट वैल्यू उठा के दे दो। ठीक हो गया, ठीक है। मैं लॉजिक एक्चुअली इसकी यूज कर रहा था कि शायद ये वाली लॉजिक यूज करें कि टोटल में से ये माइनस करें। लाइक अगर हम 7 -2 करते हैं तो लेफ्ट टू डेफिनेटली राइट वो और राइट। 5 देगा, इंडेक्स 5 देगा वो। अगर 7 -3 करेंगे तो वो इंडेक्स 4 दे देगा आपको। तो क्या ये है सिचुएशन, या वाकई ये माइनस के वो करता है, नंबरिंग लेता है ये? असल में पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं था, आप बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं माशाल्लाह, कि एग्जैक्टली इस अप्रोच के साथ जो है ना मुझे एग्जैक्ट इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो है ना बेसिकली इंडेक्स बेस्ड काम कर रहे होते हैं। वैसे जो है ना ये इंडेक्स बेस्ड मैकेनिज्म्स जो है ना, चलें अभी छोड़ें, एरेज और लिस्ट के लिंक लिस्ट के चक्कर में पड़े तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि आपकी लॉजिक बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। अगर मैं पाइथन इंप्लीमेंट करने जाऊं तो इस लॉजिक के साथ बहुत आसान हो जाएगा इस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करना टेल से। तो इट कुड बी कि आप सही कह रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जिसमें एक सवाल भी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 7th इंडेक्स के ऊपर जो है ना जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो क्या होगा? क्या 7th इंडेक्स एग्जिस्ट करता है मेरे पास? एरर आएगा सर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट नहीं दीजिएगा, सर, एक नहीं इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है।
सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। जी तो कहाँ थे? हाँ, इसके आउटपुट पे थे हम कि जो है 7th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा? इंडेक्स एरर आएगा। बिल्कुल, वो ये कह देगा कि ये जो है बेसिकली रेंज एरर है, जो आप इंडेक्स चेक करने की कोशिश करें ये मौजूद नहीं है। सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। एग्जैक्टली, जावा में और डॉटनेट में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स कहलाता है, यहाँ जो है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कहते हैं। लेकिन मकसद बिल्कुल आपने सही कहा, एक्चुअली वही है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो है ना वो एक्सेप्शन है कि जो बाउंड्री है लिस्ट की, आप उससे बाहर की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करें, और ये वायलेशन ऑफ सैंडबॉक्स या प्रोसेस है। आपके पास उतने एलिमेंट्स नहीं है जिनको जो है ना आप जो है वहां से बाहर जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप जो है बेसिकली ऐसी वैल्यू सेट या गेट नहीं कर सकते जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब वैल्यू कोई सेट करनी है मुझे, फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर्स की 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है जो कि अभी 32 थी, उसको जो है वो -45, कराची में नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं 0 इंडेक्स गेट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्या आएगा आउटपुट में? -45, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होती है मैं गेट भी स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से करता हूँ और सेट भी जो है किसी भी एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की मदद से कर सकता हूँ। -1 यानी मैंने लास्ट इंडेक्स को सेट करना है, तो -1 जैसे गेट कर रहा था वैसे ही -1 को सेट भी कर सकता हूँ कि -1 यानी लास्ट वैल्यू को जो है वो -45 कर दो, तो लास्ट वैल्यू ऑफ -45। तो 7th वैल्यू भी सेट हो सकती है, आई मीन 8th वैल्यू ठीक है, लोकेशन 7 पे। जब गेट नहीं हो सकती तो सेट भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, अभी हम जो है एक ही जगह पे लाइन में जो है ना, ताकि 7th वैल्यू गेट नहीं करते, हम सिर्फ सेट कर रहे हैं। गेट हम 0 वैल्यू कर रहे हैं, 0 इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट करता है, 7th वैल्यू को 7th इंडेक्स को मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही एक्सेप्शन सेम कि भाई ऐसी जगह मौजूद ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम वहाँ कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो? अगर यानी इसका मतलब जब आप डायनामिक लेंथ की लिस्ट बना रहे हैं तो बाद में एडिशन नहीं हो डायनामिक ही सकता। है ये, डायनामिक ही है ये, तो वही कह रहा लेकिन हूँ कि इसका डायनामिक तरीका की बात डिफरेंट बाद है। में ऐड नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल नहीं कर रहे नहीं, हैं फिर कर तो सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, तरीका डिफरेंट है। अच्छा, आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए, बाउंड्री के दरमियान स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से काम कर सकते हैं। नया एलिमेंट ऐड करना है ना, तो अब हम उसी पर जा रहे हैं कि नया एलिमेंट मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल -45 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो डॉट अपेंड का फंक्शन है वो कॉल करूंगा नई वैल्यू टेल में अटैच करने के लिए। ओके। अब मैं -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -45। -45। अच्छा, इसके बाद हम प्रिंट भी कर लेते हैं पूरी एरे को, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली 30 भी मौजूद है और -45, अब 7 एलिमेंट्स हो चुके हैं। और एक और काम करें कि एक फंक्शन है जो कि ये बताता है कि इस एरे की लेंथ कितनी है, वो के लेंथ कहलाता है, जो दूसरी लैंग्वेजेस में आपने डिफरेंट तरीके से देखा होगा, डॉट लेंथ से, यहाँ पर len से होता है। len में मैं एज एन आर्गुमेंट। जी बेटा बोलिए। अपेंड क्यों यूज करते हैं? अपेंड जो है टेल में नया एलिमेंट अटैच करने के लिए, ऐड करने के लिए, या जो है ना बेसिकली ऐड करना है नया एलिमेंट बस। सर वैल्यू सिर्फ टेल में ऐड कर सकते हैं कि सेंटर में या किसी और लोकेशन पे भी ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं आप, इंसर्ट का भी फंक्शन है, उस पे आते हैं। सर टेम्परेचर्स जो उसको -1 पे टारगेट किया और अपेंड डॉट अपेंड के थ्रू किया, वो दोनों सेम काम कर रहे हैं? नहीं बेटा, अपेंड एलिमेंट को अटैच कर रहा है, और जो है ना नया एलिमेंट टेम्परेचर -1 तो मैंने लास्ट एलिमेंट को एक्सेस किया ना। देखिए हमारे पास अभी तक लास्ट एलिमेंट क्या था इससे पहले? एक्सेस किया है, लाइन नंबर 3 पे हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन फॉर असाइनमेंट अगर हम इसी के अंदर =0 न्यू लाइन पे अगर करें तो वो उसी के लिए काम करेगा। वो बेटा 30 को ओवरराइड करता ना, एलिमेंट ऐड नहीं करता नया, वो 30 को ओवरराइड करता। मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है ना, तो इस वजह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू को ना इंसर्ट नहीं कर सकते, वो ओवरराइड होगी उस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, वो ऑलरेडी जब एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओवरराइड कर देगा।
एग्जैक्टली ओके, थैंक ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया लिस्ट में? लिस्ट में अब तक हमने क्या क्या देख लिया? डिक्लेयर करना है मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से करूंगा। और जो है मुझे जो है किसी वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देकर करूंगा। इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेगेटिव का मतलब है इंडेक्स का रिवर्स डायरेक्शन से आना है। प्रिंट के अंदर अगर मैं एरे को जो है ना वेरिएबल को दूंगा तो सारे एलिमेंट्स जो है ना वो कॉमा सेपरेटेड स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हो जाते हैं। लेंथ अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गेट करने हैं तो मैं लेन के फंक्शन को कॉल करूंगा और जो है उसमें लिस्ट पास कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो मिल जाएंगे। सर ये जिस तरह आपने बताया कि अपेंड जो है वो टेल में करता है, तो अगर हमने सेंटर में करना है या हमने स्टार्ट में कोई इंसर्ट है बेटा, हम insert आते हैं उस पर। इंसर्ट है फंक्शन, हम आते हैं उस पर, आते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा सर एक चीज और, ये जो टेम्परेचर आपने शो जो लिस्ट शो कर रहे हैं, तो ये प्रिंट टेम्परेचर ये क्या कहते हैं, उसी डेटा टाइप में शो होगी या स्ट्रिंग डेटा टाइप में शो होगी? नहीं देखिए, उसने बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये लिस्ट है और डेटा टाइप भी इसकी वही इंटीजर ही है या जो भी है उसके अंदर? टाइप देख लें। आई थिंक ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। क्लास लिस्ट बता दी उसको, ठीक है। मतलब लिस्ट टाइप ही है वो, ठीक। जी बिल्कुल ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है बेसिकली आपका अपेंड हो गया। ओके, दो लिस्ट को ज्वाइन करना है तो हम जो है प्लस का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो है ये टेम्परेचर्स अंडरस्कोर कराची थे, कुछ मैंने कहा टेम्परेचर्स अंडरस्कोर LHR, आई थिंक वहाँ ज्यादा प्लीजेंट होगा आजकल, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि यार मुझे इन दोनों लिस्टों को कंबाइन करना है, तो मैं जो है टेम्परेचर अंडरस्कोर पीके इक्वल्स टू मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को बैक टू बैक ज्वाइन करके मुझे जो है एक लिस्ट दे दो जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स हो। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर्स अंडरस्कोर पीके में एक सिंगल लिस्ट मिल जाएगी जिसमें दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो उसने टेम्परेचर कराची के टेल पर जो है बेसिकली जो लाहौर के टेम्परेचर्स थे वो अटैच करके टेम्परेचर्स अंडरस्कोर पीके में एक नई लिस्ट भेजी जिसको मैंने स्टोर कर लिया बेसिकली टेम्परेचर्स अंडरस्कोर पीके के वेरिएबल में, और उसको प्रिंट करने पर हमें या हम इसके साथ कुछ दूसरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सर मर्ज ये प्लस के साथ मर्ज भी कर देता है इसी तरह? जी मर्जी तो क्या है, मर्ज से क्या मुराद है? सॉरी, मैं तो मर्ज को यही समझ रहा हूँ कि दोनों में कंबाइन कर दें। यहाँ पर कंबाइन करने के लिए कोई फंक्शन वगैरह का यूज करने की जरूरत पड़ती है हमें पाइथन में? डायरेक्ट हम प्लस के साथ उसको कंबाइन कर बस सकते हैं? प्लस यूज कर लें, बस प्लस यूज करें, दोनों जो है ना कॉन्केट हो जाएंगी और कॉन्केटेनेटेड एरे आपको मिल जाएगी। अपेंड भी तो यही करता था ना, अगर अपेंड फंक्शन यूज करते। सॉरी, अगर हम अपेंड फंक्शन यूज करते जो भी उसका पैरामीटर है तो वो भी यही करता। अपेंड जो है ना एलिमेंट करता है ना, तो बेसिकली अगर मैं जो है टेम्परेचर्स अंडरस्कोर KHI डॉट अपेंड LHR करता तो वो जो है ना बेसिकली इस लिस्ट को उसके 0 एलिमेंट पे डाल देता।
हम जो है ना लिस्ट ऑफ लिस्ट पढ़ेंगे ना तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे समझे कि जो है मैट्रिसेस बनाने के लिए 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे बन जाती, वो 2 डायमेंशनल एरे बन जाती कि जैसे जो है ना पेंसिल अब ब्लैक हो गया है। ये एक लिस्ट है ना, ये क्या कर रहा है? मजाक कर रहा सर। यार ये तो चीटिंग है। पेंसिल टूल कहाँ से सर आता ये है? तो अपेंड वाला ही काम कर रहा है। नहीं बेटा, अपेंड नहीं कर रहा। पेंसिल का टूल कहाँ से आता है यार? सर ये आप रिमूवेबल पेंसिल की जगह हाइलाइटर यूज कर। व्हाइट बोर्ड पे सर। ये बेटा व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊंगा। सर आपको शेयरिंग स्टॉप करनी है।